हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सही होंगे और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से आगे जारी रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। हमारे जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से, जो हमारे टीचिंग ट्रेडिशन के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। जब से ऑनलाइन टीचिंग किया है, शुरू किया है हमने, उसके बाद से हमने सिर्फ इंग्लिश लर्निंग पे फोकस किया है। आज भी एक तरह से लर्निंग है, बट यहाँ पे टीचिंग से संबंधित लर्निंग है। The topic today is related to learning, but it is directly related to not language learning but English teaching के methods की learning है यहाँ पे हम। तो इंग्लिश टीचिंग के मेथड्स कौन से होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं कि इंग्लिश को टीच कैसे किया जाए। हम डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट एरिया के रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग टीचिंग के पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो आज हम जो इस अपने टॉपिक को लेके चले हैं वो हमारा है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश टीच करने के मेथड्स कौन से हैं। और हमने पहला अपना जो मेथड लिया है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक्चुअली क्या होता है कि हम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन हमें कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो बच्चे टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं, वो जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं, वो टीचिंग मेथड्स की तैयारी करते हैं, किस प्रकार से क्या हमारा रवैया होना चाहिए बच्चों के प्रति और किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो आज हम उसी चीज़ की लर्निंग कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, हाउ टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। हम यहाँ पे उन लेवल्स, डिफरेंट लेवल के बच्चों को, डिफरेंट रीजन, मतलब रीजनल बच्चे होते हैं जिनके अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, उनके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पे हम उन्हीं मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हर लेक्चर में एक मेथड को लेने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास पहला जो हमारा मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जिसको हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसको सीखने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है, मेथड्स को सीखने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है कि इसके टाइटल में ही सब कुछ दिया होता है। अगर टाइटल को हम गौर से सीखेंगे तो टाइटल में ही सब कुछ है। कैसे? जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर का मतलब जो होता है किसी भी लैंग्वेज के जो सिंटेक्स से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होते हैं, हिंदी में कहेंगे व्याकरण जो होता है, व्याकरण। और ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद, मेथड का मतलब तरीका। तो मतलब क्या है कि व्याकरण अनुवाद का जो तरीका है वो तरीका। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करें। देखिए कोई भी ट्रांसलेशन से संबंधित बात है, किसी भी एक लैंग्वेज को, और हमारी यहाँ पे लैंग्वेज क्या है वो इंग्लिश है। एक लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी यहाँ पे इंग्लिश है। क्योंकि अगर हम मेथड सीख रहे हैं किसके, इंग्लिश टीचिंग के मेथड सीख रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है कि हम इंग्लिश बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे पहला मेथड क्या होता है कि हम उसको ट्रांसलेट करके सिखाएं बच्चों को। और ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करें? जैसे हमारी एक लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज ये लैंग्वेज है, और ये सेकंड क्या है, टारगेट लैंग्वेज हमारी। फर्स्ट लैंग्वेज ये है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, L1 बोलते हैं जिसको हम, इसको क्या बोलते हैं, L1। और ये टारगेट लैंग्वेज L2। इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में पढ़ाना है ताकि ये लैंग्वेज सीखी जा सके। तो यहाँ इसका तरीका क्या होता है कि हम टारगेट लैंग्वेज को मतलब लर्न, जो लैंग्वेज वी आर गोइंग टू लर्न, वो जो है उस लैंग्वेज को हमें टारगेट करना है। अब बच्चे कई बार क्या होता है कि जो लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दिस लैंग्वेज इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, एंड दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज इन एवरी कंट्री। कुछ कंट्रीज को छोड़ दें, यूरोपियन कंट्री को छोड़ दें, अमेरिकन कंट्रीज को छोड़ दें, तो ये मैक्सिमम कंट्री जो होती है ना, उसमें एक विदेशी भाषा है। तो इसको सीखने के लिए हमें किस भाषा का सहारा लेना पड़ेगा? अपनी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। हम जिस लोकल डायलेक्ट के साथ हम अपने आप को, जिसमें रह रहे हैं, हम उस लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर हम जो है ना किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए भी हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। कैसे होता है? क्योंकि हम इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक बचपन से लेके अभी तक सिर्फ जो है ना हिंदी में ही सीखा है। तो डायरेक्टली अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा तो वी शैल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली एंड वी शैल फील अनकंफर्टेबल। दैट्स वाई दिस मेथड इज अप्लाइड इन मैनी ऑफ द कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। तो वहाँ पे इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज बनाया जाता है ताकि अपनी लोकल लैंग्वेज में सीखा जा सके। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किसका सहारा लेते हैं? हम ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हॉर्स इज एन इंग्लिश वर्ड। हॉर्स को हम घोड़ा, हिंदी में क्या कहेंगे, घोड़ा। तो घोड़ा जो वर्ड है, जब तक हम हॉर्स का मतलब घोड़ा नहीं बताएंगे तब तक हॉर्स का मीनिंग नहीं पता चलेगा।
क्योंकि हॉर्स को अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो हॉर्स इज एन एनिमल दैट इज। तो ये क्या होता है कि हम बता नहीं पाएंगे प्रॉपरली। अगर हमारे पास हॉर्स की पिक्चर नहीं है और हॉर्स को हम एक्सप्लेन करने लग जाएं तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड दैट विल आल्सो बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ही मुश्किल होगा बताना भी और समझना भी। जब तक हम अपनी लोकल लैंग्वेज का, लोकल रीजनल लैंग्वेज का हम सहारा नहीं लेंगे, तब तक इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द L1 और द इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को समझना मुश्किल होगा, कहने का ये है। तो इस सारे के सारे उद्देश्य को समझने के लिए, इस सारे के सारे उद्देश्य को आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांसलेशन मेथड का सहारा लिया गया, एक मेथड इनंशिएट किया गया, ये एक मेथड को डेवलप किया गया, ये एक ओरिजिनेशन हुआ इसका। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसलेट किया जाता है वर्ड आफ्टर वर्ड, हर वर्ड को। देखिए सबसे पहले रीडिंग होती है पैराग्राफ की लाइन की रीडिंग होती है। लाइन के इस मेथड के जरिए इसकी प्रोसीजर है, इसको सीखने की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि इसके एक एक लाइन को पढ़ा जाता है, एक एक लाइन को पढ़ा जाता है और फिर लाइन में उसमें क्या होता है कि हर एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक एक वर्ड को देखा जाता है कि विच वर्ड मीन्स व्हाट, किस किस शब्द का क्या मीनिंग है। तो किस शब्द का क्या मीनिंग है, एक एक सेंटेंस को सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, वर्ड आफ्टर वर्ड, एवरी वर्ड इज लर्न्ड, एवरी वर्ड इज टॉट। ओके, यहाँ पे हर वर्ड सीखा जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक शब्द, जैसे हमने आपको बताया हॉर्स बताया, एप्पल वर्ड होता है, एप्पल का मतलब सेब होता है। अब एप्पल का मतलब सेब होता है, बच्चे को जब तक सेब का कोई पिक्चर नहीं दिखाया जाएगा तब तक बच्चा सेब को, हम टीचर क्या एक्सप्लेन कर देगा उसमें, टीचर विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन एन एप्पल सो इजीली, इतना आसानी से क्या बताएगा। एप्पल इज ए फ्रूट दैट हैज ए राउंड शेप, येलोइश एंड रेडिश इट्स कलर्स। तो क्या समझेगा बच्चा, ऐसे तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, हिल साइड फ्रूट्स, क्या क्या बताएगा उसके बारे में। लेकिन अगर मान ले जाए हम लोकल डायलेक्ट में बच्चे को बताएंगे कि दिस इज एन एप्पल एंड एप्पल मीन्स सेब, बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्रांसलेशन का सहारा लिया जाता है, एक एक वर्ड को सीखा जाता है, एक एक सेंटेंस को समझा जाता है और सभी के सभी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग चेक किए जाते हैं, मीनिंग सिखाए जाते हैं बच्चों को। किस मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। अब ग्रामर का रोल कहाँ रह गया, वर्ड का मीनिंग बता रहा है तो ट्रांसलेट कर दिया। अब यहाँ एक और भी इसका प्रोसीजर का हिस्सा है कि ट्रांसलेशन इन प्रॉपर सिंटेक्स, एक प्रॉपर तरीके से उस सिंटेक्स का मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है उसको सिंटेक्स बोलते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ठीक वैसा ही अनुवाद करना पड़ेगा हमें। जैसे मैं कहता हूँ कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, अगर हिंदी इसकी बनाएंगे कि वह स्कूल जाएगा तो ये सही नहीं होगा, हमें प्रॉपर सिंटेक्स में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ेगा अपने लोकल डायलेक्ट में भी। मतलब इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैसा का वैसा उसके जो है ना टेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा। कंप्लीट ट्रांसलेशन उसी लैंग्वेज में होगा, उसी फ्लो में होगा, उसी टेंस में होगा। ग्रामेटिकली दैट सेंटेंस मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन ए प्रॉपर सेंस, प्रॉपर सेंस में हमें उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ इसका ध्यान रखना है कि एक एक वर्ड का, वर्ड आफ्टर वर्ड, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस एंड ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स विल बी डिक्टेटेड एंड देयर मीनिंग विल बी टोल्ड। तो यहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों को जब पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं, रीडिंग होती है हमारी, उस रीडिंग में हर चीज़ को हमें ट्रांसलेट करना होता है। तो ग्रामेटिकली भी होनी चाहिए ट्रांसलेशन और वो जो हमारे वर्ड के हिसाब से भी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। सभी वर्ड्स को, सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मेथड के बारे में, वो है इसकी मेरिट्स क्या होती हैं। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरिट्स आती हैं, डिमेरिट्स आती हैं, या ये कहें कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 मेरिट्स आर डिस्कस्ड, वी शैल डिस्कस हियर। फर्स्ट मेरिट का मतलब उसके गुण क्या क्या है, अच्छाइयाँ क्या क्या है इस मेथड में। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग मेथड। सबसे पहले क्या होता है कि इकोनॉमिकल होता है, टाइम को बचाने वाला मेथड होता है। ये क्वेश्चन, ये जो मेरिट है, ये जो है ना किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या है कि इकोनॉमिकल है, मतलब कि इकोनॉमिकल का कई मतलब होते हैं। इकोनॉमिकल मतलब ये होता है कि ये कम खर्चे वाला मेथड है।
ट्रांसलेशन कम खर्चे वाला मेथड है, यहाँ पे समय भी कम खर्च होता है, एनर्जी भी कम खर्च होती है, और रही बात संसाधनों की, रिसोर्सेज भी कम से कम यूज होते हैं। दैट्स वाई इट इज सेड दिस इज एन इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग मेथड। सेकेंड, अर्ली स्टेज पे इट कैन बी लर्न एट अर्ली स्टेज। ये जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी आसानी से इस मेथड के जरिए सिखाया जा सकता है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड एट अर्ली स्टेज टू टीच द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो छोटे स्टूडेंट होते हैं उनको सिखाने के लिए इसमें आसानी होती है। एंड टाइम टेस्टेड मेथड है द इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो टाइम टेस्टेड मेथड है ये। टाइम का मतलब समय के अनुसार टेस्ट किया हुआ, प्रमाणित कहेंगे हम यहाँ पे, परीक्षित किया हुआ, इसका परीक्षण किया हुआ एक मेथड है जो कि बिल्कुल सही और स्टिक बैठता है। तो ये ध्यान रखें कि टाइम टेस्टेड मेथड है और अर्ली स्टेज पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। थर्ड मेरिट इसकी है थ्रू मदर टंग। दिस मेथड इज सो इजी एंड स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल इन दिस मेथड बिकॉज दिस मेथड, थ्रू दिस मेथड इंग्लिश इज टॉट इन मदर टंग। मदर टंग में हम एक विदेशी भाषा को सीख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, थ्रू मदर टंग। इस मेथड को, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का मेथड है, इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का मेथड है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का मेथड है, ये मेथड जो है ना अपनी मदर टंग में अप्लाई किया जा सकता है। अपनी मदर टंग के जरिए हम इसको सीख सकते हैं, ये इसकी एक बहुत बड़ी मेरिट है। नेक्स्ट है बॉन्ड क्रिएशन बिटवीन इंग्लिश एंड मदर टंग। मतलब एक बॉन्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है किस किस के बीच में, इंग्लिश के बीच में, या हम कहेंगे कि फॉरेन लैंग्वेज और हमारी मदर टंग के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। जैसे कि हम एप्पल बोलते हैं तो एप्पल से अचानक हमारे दिमाग में सेब आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, एप्पल और सेब का एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो दिस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्रिएट्स ए बॉन्ड बिटवीन फॉरेन लैंग्वेज एंड द मदर टंग। ये इसकी सबसे खूबसूरती यही है इस मेथड की कि इट क्रिएट्स ए बॉन्ड बिटवीन टू लैंग्वेजेस। एक तो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश एंड सेकंड वन इज आवर ओन लैंग्वेज, हमारी खुद की भाषा। तो उसमें एक बॉन्ड, हॉर्स का मतलब नाम आते ही हमारे दिमाग में घोड़ा आता है। इट मीन्स देयर इज ए बॉन्ड क्रिएटेड बिटवीन अस, आवर लैंग्वेज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक विदेशी भाषा और हमारी भाषा में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वन है वर्ड्स लर्न इजीली। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, जब इसको हम प्रोसीजर बता रहे थे, कि अगर हॉर्स का बताएंगे, हॉर्स का मतलब घोड़ा बताएंगे, अगर हॉर्स का मतलब घोड़ा बता दिया हमने तो बच्चा आसानी से सीखेगा। लेकिन हॉर्स का मतलब अगर उसको एक्सप्लेन करने लगे हम और अपनी खुद की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया तो हॉर्स को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन घोड़ा बताते ही तुरंत समझ में आ जाएगा बच्चे को। अगर ये कहने का ये है कि इंग्लिश जो है अगर मदर टंग में सिखाई जाती है तो वर्ड्स की मीनिंग आसानी से सीखे जा सकते हैं, ये भी एक मेरिट है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड एट ऑल लेवल्स। ये सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है इसकी कि इसको किसी भी लेवल पे हम प्राइमरी या कहेंगे कि केजी लेवल से स्टार्ट करके हम पीजी लेवल तक इसको हम टीच कर सकते हैं, इसको हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड एट ऑल लेवल्स without any hindrance, without any obstacle. It can be applied and the results will be fruitful after its application. ये है इट कैन बी यूज्ड एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट जो है मदर टंग जो है ना, फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग फॉरेन लैंग्वेज इज लर्नड। आज देखिए अभी ये हमने जो इसमें थर्ड जो पॉइंट में डिस्कस किया तो वही बात यहाँ भी है कि एक कितनी बड़ी बात है कि हम एक विदेशी भाषा को, एक ऐसी लैंग्वेज, ए लैंग्वेज विच इज स्पोकन एंड यूज्ड एंड अप्लाइड इन मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग लर्नड इन आवर ओन लैंग्वेज। एक ऐसी विदेशी भाषा जिसको 90% से ज़्यादा कंट्रीज में बोला जाता है, मोर देन 200 कंट्रीज यूज दिस लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को हम अपनी ही भाषा में सीख रहे हैं। दिस इज़ ए ग्रेट थिंग फॉर अस टू नो। जानना बहुत अच्छा होता है। तो ये इसकी एक बड़ी ही खूबसूरती होती है इस लैंग्वेज की कि हम एक ऐसी बहुत बड़े लेवल की लैंग्वेज को हम अपनी भाषा में सीख रहे हैं। दैट्स ए ग्रेट थिंग। तो ये इनकी मेरिट्स हैं जिनके एंगल पे, जिन एस्पेक्ट्स को जान के आप कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी टीचिंग से रिलेटेड होता है उसमें आप आंसर को इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखें हम कि जो भी चीज़ होती है जिसकी खूबियाँ होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं खामियाँ भी होती हैं। व्हेनेवर देयर इज ए मेरिट इट ऑलवेज कैरीज अ डीमेरिट आल्सो। तो कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसमें अपने साथ बुराई भी साथ लेके चलती है, या कहेंगे हम उसके साथ कुछ खामियां भी होती हैं। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड, बिकॉज
फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए मेथड कि मेरिट्स क्या होती हैं और डीमेरिट्स क्या होती हैं। तो कंपैरिजन भी करना होता है मेथड्स का, अलग अलग मेथड्स का कंपैरिजन भी करते हैं हम। तो कंपैरिजन करते हैं तो हर एक मेथड की आपको मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक या कहें या प्रोसीजर कहें, ये सब मालूम होना चाहिए आपको, तभी कंपेयर प्रॉपरली कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ें ऐसी बताई जो इसमें डीमेरिट है, इसमें खामियां हैं। सबसे पहले डीमेरिट क्या है कि इट फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, कि ये जो मेथड है ना, इसमें एक तो खामी यही है कि ये हमेशा फोकस किसके ऊपर करता है, रीडिंग पे और राइटिंग पे। पढ़ो, ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करके लिखो, या लिखा हुआ है तो उसको ट्रांसलेट करो। इट ऑलवेज फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड नो अटेंशन इज पेड टू स्पोकन एंड लिसनिंग। स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स के ऊपर कोई फोकस नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है इसकी, कि इट फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड नो अटेंशन इज पेड टू राइट लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बोलने पे और सुनने पे इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। सेकंड क्या है कि दिस मेथड इज अननेचुरल वे ऑफ लर्निंग। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें कि लैंग्वेज जो होती है ना, लैंग्वेज का पर्पस ट्रांसलेशन कभी नहीं होता है। जब हम लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, भाषा के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो लैंग्वेज इज नॉट फॉर ट्रांसलेशन। भाषा कभी अनुवाद के लिए नहीं होती। हम बचपन में एक डेफिनेशन सीखते थे कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। औरों को समझने और अपने अभिव्यक्त करने होते हैं विचार, बस यही होता है लैंग्वेज का उद्देश्य, इसके अलावा कोई नहीं होता। इट इज़ नॉट फॉर ट्रांसलेशन। अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो वी आर हर्टिंग द रियल सोल ऑफ ए लैंग्वेज। एक भाषा के आत्मा को मार रहे हैं हम, नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं उसको। तो इसीलिए ये कहता है कि ट्रांसलेट करेंगे तो ये समझे कि सीधा अटैक नहीं है, ये सीधा मर्डर है। तो यहाँ पे ये डिमेरिट है कि अननेचुरल वे ऑफ लर्निंग, सीखने का एक अप्राकृतिक तरीका है। डायरेक्टली हम जिस भाषा में पढ़ रहे हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी में सीखें हम, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में सीखें हम। वो तो होता है नेचुरल वे। नेचुरल वे होता है जिस हवा में साथ बहते हैं तो हवा के साथ ही बहें। हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ें। और अगर फ्रेंच सीख रहे हैं तो इफ़ यू आर लर्निंग फ्रेंच तो वी शुड टीच इन फ्रेंच। तो तरीका तो ये होना चाहिए, नेचुरल तरीका तो यही होता है। बट अगर हम इसके खिलाफ जा रहे हैं, हवा पूर्व की तरफ से आ रही है, हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अननेचुरल तरीका हुआ। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो रहा है, हमारा टकराव हो रहा है। तो यहाँ अननेचुरल वे ऑफ लर्निंग, दिस मेथड इज कंसिडर्ड अननेचुरल मेथड बिकॉज दिस इज नॉट ए नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। सीखने का एक नेचुरल तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट टीच प्रॉपर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है, किसी वर्ड को आर्टिकुलेट करना, किसी वर्ड को उच्चरित करना, बोलना, किसी वर्ड को प्रॉपर एक्सेंट के साथ बोलना। इट डज नॉट टीच, ये नहीं सिखाते हमें। क्या नहीं सिखाते, सही तरीके से वर्ड्स को आर्टिकुलेट करना, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, प्रॉपर शब्दों के लय के साथ बोलना नहीं सिखाती हमें ये मेथड। और प्रॉपर उच्चारण जो होता है ना, एक सही सिलेबल डिवीजन के साथ हम उच्चारण करते हैं, तो हम ये आर्टिकुलेट करना, इंटोनेशन में बोलना और या कहेंगे प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाता है। क्योंकि इसका फोकस किसके ऊपर होता है, ट्रांसलेशन पे फोकस होता है। लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज हम जो इंग्लिश को हम जो कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश की कहीं ना कहीं ग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। ये है तो इट डज नॉट टीच अस प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर इंटोनेशन, प्रॉपर आर्टिकुलेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है कि ट्रांसलेशन डिक्रीजेज चार्म इन लैंग्वेज। अब देखिए, किसी भी भाषा का, अभी बताया हमने, किसी भी भाषा का अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मूल सिद्धांतों से हम क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। दिस इज नॉट ए प्रॉपर एंड बेस्ट वे, ये बढ़िया तरीका नहीं होता है। तो इट डिक्रीजेज द चार्म ऑफ द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का चार्म, आकर्षण खत्म कर देता है ये ट्रांसलेशन। और अपना लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या है कि इट फोकसेज ऑन रूल्स, कि ये जो है ना, ये सिद्धांत रूल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर ए लर्नर। तो ये जो है ना, सीखने वाले के लिए कहीं ना कहीं तो बेनिफिशियल तो होता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है। लैंग्वेज को एक स्वाभाविक तरीके से सीखा जाना चाहिए।
एक नेचुरल वे में सीखा जाना चाहिए। ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, रूल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम भाषा की जो ब्यूटी है उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे होते हैं। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसीजर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ grammar cum translation method. Hope this will help you in the next coming exam. आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। कीप वॉचिंग द चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियोज अबाउट द कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ओके, थैंक यू वेरी मच।